हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में भावना चौधरी। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कोलवर्क के बारे में जानेंगे। कोलवर्क ने क्या सिद्धांत दिया था, क्या बताया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कोलवर्क कोलवर्क का जन्म 25 अक्टूबर 1927 अमेरिका में हुआ था। कोलवर्क जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोलवर्क ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसको आप नोट कर सकते हो। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। पहले हम ये जानते हैं कि नैतिक विकास क्या होता है। नैतिक क्या होता है? मनुष्य में अच्छे व्यवहार या उनके कर्तव्यों के गुणों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक व्यवहार जो होता है वो जन्मजात होता है, उसे समाज या परिवेश से सीखा जाता है। नेक्स्ट, कोलवर्क ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया था। 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, स्लोली इसको समझेंगे। अगर हम धीरे धीरे इसको समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा। फास्ट समझेंगे, समझ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समझ में कोलवर्क आता ही नहीं है और एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोलवर्क से। एक तो क्वेश्चन, दो तो आते ही हैं एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो कोलवर्क ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया था, जिसमें कोलवर्क ने 72 बॉयज लिए थे। उसमें से कुछ बच्चे 10 साल के थे, कुछ 13 साल के थे। कोलवर्क ने जो बच्चे लिए थे उनको नंबर ऑफ डिलेमा दिए, मतलब कई तरह की दुविधाएं दी। डिलेमा को हिंदी में दुविधा कहते हैं। तो कई तरह की दुविधाएं दी बच्चे को। तो जिसमें से एक जो फेमस डिलेमा थी वो थी हिंज डिलेमा। और कोलवर्क का जो सिद्धांत है वो हिंज नामक व्यक्ति पर ही आधारित है। जो हिंज नामक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी, उसको एक जानलेवा बीमारी, तो वो पूरा सिद्धांत उसी पर आधारित है। तो पहले हम ये जानते हैं कि दुविधा क्या होती है। जो डिलेमा के बारे में बात की है कोलवर्क ने, फेमस डिलेमा है उनकी हिंज डिलेमा। तो पहले हम डिलेमा जानते हैं, दुविधा जानते हैं कि दुविधा क्या होता है। दुविधा इंग्लिश में इसको डिलेमा बोलते हैं। डिलेमा क्या होती है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की के 3 दोस्त थी। तीनों दोस्त उसकी बहुत खास थी। एक दिन एक दोस्त का फोन आया, तो वो उस लड़की से बोलती है कि मुझे 21 दिसंबर को मूवी देखने जाना है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है चलते हैं। तो थोड़ी बार क्या होता है, उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी उसका फोन आता है। तो वो बोलती है मुझे 21 दिसंबर को शॉपिंग करने जाना है। तो वो सोचता है दोनों को कैसे लेकर जाऊँ। तो वो उससे बिना सोचे समझे बोलता है ठीक है चलते हैं। अब कुछ 1-1.5 घंटे बाद फिर तीसरी उसकी फ्रेंड का फोन आता है कि 21 दिसंबर को मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम दिलाने के लिए मुझे चलना। अब वो लड़का जो वो सोचता है कि ये तीनों फ्रेंड को एक साथ कैसे लेके जाऊं। अब वो दुविधा में फंस गया। वो लड़का जो है उसको समझ नहीं आ रहा मैं किस फ्रेंड से मना करूं और किसको लेके जाऊं। तो वो सोचने लग गया अब मैं क्या करूंगी। तो वो सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। उसका दिमाग खराब होने लगा कि मैं किससे मना करूं और किसको लेके जाऊं। अब वो लड़का जो है बीच में दुविधा में फंस गया। दुविधा उसे कहते हैं जो दो ऐसी स्थिति जहां पर निर्णय लेना मुश्किल हो। दो ऐसी स्थिति जहां निर्णय लेना मुश्किल हो, ये करूं या फिर ये करूं, उसे दुविधा कहते हैं। फ्रेंड्स, आप समझिए, उसकी तीनों फ्रेंड का उसके पास फोन आया
और तीनों को 21 दिसंबर को ही जाना है। एक को मूवी देखने जाना है, एक को शॉपिंग करने जाना है और तीसरे को एग्जाम देने जाना है। तो फ्रेंड्स अब वो लड़का जो है वो ये नहीं समझ पा रहा मैं किसको लेके जाऊं। अब वो दुविधा में फंस गया, तो वो सोचने लग रहा है मैं क्या करूं। तो जो दो ऐसी स्थिति जहां पर निर्णय लेना मुश्किल हो, मैं ये करूं या फिर ये करूं, उसे दुविधा कहते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, अब ध्यान से सुनिए। दो ऐसी स्थिति जहां निर्णय लेना मुश्किल हो, मैं ये करूं या फिर ये करूं, उसे दुविधा कहते हैं। ये तो हुई दुविधा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोलबर्ग जी का तर्कणा। तर्कणा किसे कहते हैं? उन्होंने दो शब्द दिए थे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। तो अब हम दूसरा शब्द नैतिक तर्कणा को समझते हैं। पहला शब्द हमने दुविधा समझा, दूसरा शब्द हम नैतिक तर्कणा उसको समझते हैं। तर्कणा क्या होती है? अब वो लड़का जो दुविधा में पड़ गया, मैं क्या करूं, मैं किसको लेके जाऊं। अब लड़का वो सोच रहा है आराम से बैठकर। अब वो लड़का जो सोच रहा है, अब वो देखेगा लड़का राइट या रॉन्ग। वो लड़का जो है वो ये देखेगा क्या सही है और क्या गलत है। अब इन तीनों में वो तर्क लगाएगा, एक ऑप्शन चूज करेगा। इन सब में तर्क लगाएगा और ऑप्शन चूज करेगा कि क्या सही है। राइट रॉन्ग में ऑप्शन चूज करेगा। उसकी पहली फ्रेंड को मूवी देखने जाना है, तो ये कह रहा है कि अगर मूवी देखने वो 21 दिसंबर को नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई परेशानी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको मूवी बाद में दिखा दूंगा। दूसरी की फ्रेंड के बारे में सोचता है कि इसको शॉपिंग करने जाना, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर 21 दिसंबर को शॉपिंग कराई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि शॉपिंग नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो ये सोच रहा था कि शॉपिंग नहीं कराऊंगा, तुम ऐसा करना अपने भाई के साथ चले जाना। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे भाई के साथ नहीं जाना है। तो वो सोचता है कि ठीक है, वो बहाना लगा देता है उससे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चलेंगे। तो लड़की मान जाती है। अब वो तीसरी जो फ्रेंड थी उसका एग्जाम था। आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। तीसरी जो फ्रेंड थी उसका एग्जाम था, तो लड़का ये सोचता अगर एग्जाम देने नहीं गई तो उसके फ्यूचर की बात है, तो एग्जाम देना सही है, मैं एग्जाम दिलाने जाऊंगा। उसने दो फ्रेंडों को तो मना कर दिया, लेकिन तीसरी फ्रेंड थी उसके फ्यूचर की बात थी। तो उस लड़के ने उससे, तीसरी फ्रेंड थी उससे कह दिया कि ठीक है एग्जाम दिलाने चलेंगे, एग्जाम देने चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यह हुई तर्कना। उसने तर्क लगाया, सही गलत के बीच एक ऑप्शन चूज किया, तर्क लगाकर ये हुई नैतिक तर्कना। फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा, जहां पर सही गलत के बीच में तर्क लगाकर एक ऑप्शन चूज करना होता है उसे कहते हैं नैतिक तर्कना। जहां पर दो ऐसी स्थिति जहां निर्णय लेना मुश्किल हो, मैं ये करूं या फिर ये करूं, वो होगी नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नैतिक तर्कना को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सही गलत के बारे में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। यही अभी मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बताया था। सही गलत के बारे में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। नेक्स्ट अब हम ये जानते हैं कि हिंज की जो दुविधा थी वो क्या थी। अभी तो हमने नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना समझा। अब हम ये जानते हैं कि हिंज की दुविधा जो थी वो क्या थी। हिंज की एक नैतिक दुविधा थी कि वो एक गरीब व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी, उसको जानलेवा बीमारी थी। अगर वो पत्नी को दवा नहीं दिलवाएगा तो पत्नी मर जाएगी। तो हिंज केमिस्ट के पास जाता है, मेडिकल वाले के पास जाता है दवा लेने के लिए। जो मेडिकल वाला जो था वो उन दवाओं को 10,000 रुपये में दे रहा था, जबकि हिंज के पास 8,000 रुपये थे। अब 2,000 रुपये वो जो हिंज था, गरीब व्यक्ति था, वो कहाँ से लाए? कोई इसको देने के लिए भी तैयार नहीं था। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी उसकी दवा की 1,500 रुपये थी, लेकिन हिंज को वो 10,000 रुपये में मिल रही थी। तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो पैसे अरेंज करे वो या दवा चुरा ले। मरने के लिए तो वो अपनी पत्नी को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, क्या लाइफ सेविंग ड्रग इतने महंगे बिकने चाहिए थे? हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? तो जब ये आंसर्स जो निकले वो एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग निकले।
जो लोगों के जो आंसर्स निकले कि दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए थी, तो जो आंसर जो निकले क्वेश्चंस के वो एज के अकॉर्डिंग निकले। तो कोलबर्ग ने इनको एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो कोलबर्ग ने 3 स्तर दिए, उनके अंदर दो दो उप स्तर और आते हैं, तो 6 तो उप स्तर हैं और 3 स्तर हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो कोलबर्ग ने 3 स्तर दिए थे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्राक प्राक रूढ़िगत, सेकंड रूढ़िगत, थर्ड उत्तर रूढ़िगत। फर्स्ट प्राक रूढ़िगत, सेकंड रूढ़िगत, थर्ड उत्तर रूढ़िगत। अब हम पहले ये जानते हैं प्राक रूढ़िगत किसे कहते हैं। प्राक मीन्स पहले होता, पहले या पुराना। रूढ़िगत जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय के एक ही साथ में बांध देते हैं या उनके बारे में कोई एक पक्की धारणा जो बना लेते हैं उसे कहते हैं रूढ़िवादी या रूढ़िगत। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं, ये हमारी रूढ़िवादी अवधारणा है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, तो रूढ़िगत उसे ही कहते हैं हम। किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एक पक्की धारणा बना लेना उसे रूढ़िवादी कहते हैं। तो अब हम प्राक रूढ़िगत के अंदर समझते हैं। प्राक रूढ़िगत के अंदर 2 उप स्तर और आएंगे, तो इनके अंदर इनका फर्स्ट उप स्तर है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पहले हम ये जानते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या होते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या होते हैं। इसमें जो बच्चा जो है जो भी करता है वो सिर्फ दंड से बचने के लिए करता है। अगर वो होमवर्क भी करता है तो सिर्फ दंड से बचने के लिए, ऐसा ना हो मैं होमवर्क नहीं करूँ तो मम्मी पापा डांटे मुझे। तो जो भी करेगा वो दंड से बचने के लिए, अगर वो आज्ञा का पालन भी कर रहा है तो वो दंड से बचने के लिए करेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा, बच्चा इसमें जो भी करता है वो दंड से बचने के लिए करता है। अगर आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दंड से बचने के लिए कर रहा है। इसी के दूसरा स्तर है आपसी विनिमय। इसको कह सकते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसे समझिए एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की जो बुक्स फाड़ दी या फिर उस पर पानी फैला दिया, तो जो दूसरा बच्चा है वो थोड़ी देर उसको देखेगा, फिर वो रोने लगेगा। उसको देखकर रोने के बाद वो क्या करेगा, उसकी बुक्स लेगा और फाड़ देगा उसको। अगर आप उससे पूछोगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसकी बुक क्यों फाड़ी, तो वो बच्चा बोलेगा उसने मेरी बुक फाड़ी थी इसलिए मैंने उसकी बुक फाड़ दी। तो इसमें बच्चा जो होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उसने उसकी बुक फाड़ी तो वो बच्चा भी उसकी बुक फाड़ेगा। तो इसमें टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होता है आपसी विनिमय में। आप ध्यान रखना, दंड एवं आज्ञापालन उन्मुक्ता में बच्चा जो है जो भी करेगा वो सिर्फ दंड से बचने के लिए। अगर आप होमवर्क भी करता है तो सिर्फ दंड से बचने के लिए, मम्मा डांटेंगी या मैडम डांटेंगी, जो भी आज्ञा का पालन करेगा वो सिर्फ दंड से बचने के लिए। लेकिन आपसी विनिमय में जैसे को तैसा, जैसे अगर किसी बच्चे ने उसको थप्पड़ भी मार दिया, छोटे बच्चे, ये जो एज होती है फ्रेंड्स आप ये और नोट कीजिए, जो प्राक रूढ़िगत जो ये होती है 4 से 10 वर्ष। इसमें बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। 4 से 10 वर्ष होती है प्राक रूढ़िगत अवस्था, जो है 4 से 10 वर्ष होती है। ये इसमें 2 उपस्तर आते हैं, दंड एवं आज्ञापालन उन्मुक्ता और आपसी विनिमय। इसमें दंड से बचने के लिए बच्चा जो करता है, जो भी आज्ञा का पालन करेगा वो भी दंड से बचने के लिए। इसमें बच्चा जो है टिट फॉर जैसे को तैसा करेगा। अगर एक बच्चे ने उसकी बुक फाड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसकी बुक फाड़ेगा। ये 4 से 10 वर्ष होती है। इसमें बच्चे में नैतिकता
नहीं होती है। नेक्स्ट, रूढ़िगत। रूढ़िगत, रूढ़िगत को ही परंपरावादी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है परंपरावादी। रूढ़िगत, परंपरावादी, ये होती है 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। इसके अंदर आती है अच्छा लड़का, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। रूढ़िगत परंपरावादी जो होती है वो 10 से 13 वर्ष होती है। इसके अंदर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की आती है। ये तो इसमें क्या होता है, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में क्या पता है आप ये जानिए। इसमें बच्चा समाज की नजरों में जो अच्छा बनना चाहता है, बस बच्चा ये सोचता है कि मैं अगर कुछ अच्छा करूंगा तो मुझे प्रशंसा, मेरी सभी लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे शाबाशी देंगे। तो जो बच्चा इसमें जो जो भी वर्क करता है, कार्य करता है, तो वो सिर्फ इसलिए करता है समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए। अगर इसमें बच्चा प्रशंसा पाने के लिए जो भी करेगा, अनुकरण भी करेगा ना तुम्हारा, तो वो सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करेगा। जैसे बच्चा रोज मंदिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पापा ने बोला है कि अगर तुम मंदिर रोज जाओगे तो मेरे प्यारे बेटे कहलाओगे। तो बच्चा क्यों जा रहा है मंदिर? क्योंकि पापा ने बोला है अगर तुम मंदिर जाओगे तो मेरे एक प्यारे बच्चे बनोगे आप। तो वो बच्चा इसीलिए मंदिर जा रहा है। तो बच्चा जो भी करेगा इसमें वो प्रशंसा पाने के लिए करेगा। नेक्स्ट, इसी की दूसरी इसी का दूसरा स्तर है कानून, कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ये क्या होती है ये जानते हैं। इसमें बच्चा जो कानून फॉलो करेगा, जैसे वो ये मानता है जो भी कानून बने बस हमें फॉलो करना है, बिना सोच समझे बस वो फॉलो करता है। इसमें बच्चा ये नहीं देखता कानून सही है या गलत है, बस उसको मानना होता है, कानून फॉलो करना होता है। बस उसको ये लगता है बस कानून बनाया तो फॉलो करना है हमें, ना उसको सही देखना उसमें ना गलत देखना। तो उसमें बच्चा फॉलो करता है कानून को। जैसे आपने आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे को क्लास में मॉनिटर बना दिया जाए, अगर उससे मैडम बोल दें कि आप ध्यान रखना और मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बच्चा, अगर कोई दूसरा बच्चा शोर भी कर रहा है तो वो ये नहीं पूछे क्यों कर रहा है, क्या बात है। देखा हुआ आपने छोटे बच्चों की अधिकतर, जैसे मॉनिटर बना दिया उस बच्चे को, तो बच्चा खड़ा है और वो देख रहा है कोई शोर कर रहा है, तुरंत उस ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख देगा मैडम से तुम्हें डांट पड़वाऊंगा। तो इसमें बच्चा जो कानून बनता है वो ये नहीं देखता उसमें सही है या गलत है, वो ये नहीं कोशिश करता कि बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, मैं पूछूं क्या बात है, वो पूछता नहीं है, सिर्फ उसको फॉलो करना है, मैडम ने बोला है। तो वो इसमें बच्चा जो है कानून को फॉलो करता है बस। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि ईसाई में जो बच्चे होते हैं वो नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सामा उत्तर रूढ़िवादी। उत्तर उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत, इसमें जो बच्चा होता है वो 13+ की अवस्था होती है, ये जो बच्चे की होती है। इसमें बच्चा जो अमूर्त सोच होती है इसमें बच्चे में, और इसमें बच्चे में सही गलत की पहचान करने लगता है इसमें बच्चा जो है। इसके अंदर आती हैं 2 उपस्तर और है इसके अंदर भी। फर्स्ट उपस्तर है इसका सामाजिक, सामाजिक सामाजिक अनुबंधन
सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इसमें क्या होता है, हम ये जानते हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में क्या होता है। सामाजिक, इसमें बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो सही है, क्योंकि बच्चे में ये 13+ होती है, इसमें बच्चे में सही गलत की पहचान करने लगता है इसमें जो बच्चा है। तो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो उसको सही लगता है, कानून को तोड़ना भी जानता है। अगर वो समाज के भले के लिए नहीं है तो बच्चा जो है, बालक जो है उसको तोड़ना भी जानता है। उसको 13+ होती है उसकी एज, तो वो सोचने, उसकी अमूर्त सोच भी होती है। तो बच्चा जो है इसमें ये जानता है कि अगर समाज के भले के लिए कानून नहीं बनाया गया तो वो उसको तोड़ना भी जानता है, वो उसको तोड़ भी देता है समाज के भले के लिए। जैसे ही अगर किसी व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है तो वो ये सोचेगा कि या तो कानून बदला जाए, कानून को तोड़ा जाए। तो बच्चा इसमें ये भी सोचने लगता है। नेक्स्ट है सेकंड, इसी की थर्ड की 2 उपस्तर और है। सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता। अब हम ये जानते हैं कि सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है। सार्वभौमिक नैतिकता ये क्या होती है हम ये जानते हैं। सार्वभौमिक नैतिकता में इसमें परोपकार की भावना देखने को मिलती है, यानी कि कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दे दे। जैसे सोल्जर्स अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, लोगों के लिए। जैसे महात्मा गांधी, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है, अपनी जान पर खेलकर दूसरों की भलाई करना। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी आते हैं इसमें। तो इसमें परोपकार की भावना देखने को मिलती है, दूसरों की भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक नैतिकता ये होती है कि इसमें दूसरों की भलाई के लिए वो अपनी जान भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।